गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक विशेष लेक्चर पर चर्चा करने जा रहे हैं और जिस लेक्चर में आपने प्रीवियस लेक्चर में जिन चीज़ों को पढ़ा उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो यहाँ से मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्ज़ाम है वहाँ क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी वनडे टाइप्स के जो एग्ज़ाम है वहाँ भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिमांड साइड दिया हुआ है, सप्लाई साइड दिया हुआ है, संतुलन की बात पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। तो देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो टीजीटी, पीजीटी या नेट वाले पेपर में जो आते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो जैसे एक तो क्वेश्चन हमने आपको बताया कि जब हमने बताया कि आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया था, मांग का नियम। तो मांग का नियम प्रोफेसर मार्शल ने इसको सिस्टमैटिक वे में प्रपोंड किया, सिस्टमैटिक वे में इसको क्या किया बताया। तो ये नियम जनरली ये बताता है कि यदि सामान्यतः किसी वस्तु के प्राइस में इंक्रीजमेंट होता है तो उस वस्तु के डिमांड में क्या होता है, कमी होती है इन दैट पर्टिकुलर गुड्स। ठीक है, कब? जब हम क्या कर रहे हैं, अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट। हम ये मान ले रहे हैं कि दूसरे वेरिएबल क्या है उनको हम स्थिर मान रहे हैं और एक वस्तु के प्राइस में यदि इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रहा है तो उसी वस्तु की जो यानी डिमांड है उस पर प्रभाव पड़ेगा। बट हमने ये बताया कि जब हम डिमांड की बात कर रहे थे तो डिमांड की जब हम बात कर रहे थे तो डिमांड के संदर्भ में हम ये कह रहे हैं कि जो डिमांड है वो किसी एक फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन नहीं होती है, वन वेरिएबल के द्वारा डिटरमाइन नहीं हो रही है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही दैट पर्टिकुलर वेरिएबल है जो इसको डिटरमाइन करेगा। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो इकोनॉमी में एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से क्या रिलेट है, यानी कि एक चर दूसरे चर से संबंधित है और वो उसे प्रभावित भी करता है, डिटरमाइन भी करता है, निर्धारित भी करता है। तो जैसे डिमांड है, डिमांड किस किस फैक्टर पर फैक्टर से प्रभावित होती है, किस फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन होती है। तो हमने आपको बताया यदि फंक्शन संबंध देखा जाए तो ये प्राइस किस वस्तु की, मान लो इस वस्तु की हम जो है क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। तो इस वस्तु की जो डिमांड थी वो इस वस्तु की डिमांड इस वस्तु के उसी वस्तु के कीमत से क्या होती है, प्रभावित होती है। यानी प्राइस में यदि चेंज हो रहा है तो डिमांड पर भी कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ व्यक्ति की इनकम, यानी इनकम में यदि इंक्रीजमेंट हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रहा है, यानी चेंज इन इनकम, तो यानी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इनकम, आपकी जो है मांग की ये जो इनकम है उसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है तो ये यहाँ प्रभावित करेगा, मांग में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब मे बी कितना चेंज हो रहा है ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रभावित करने वाला फैक्टर्स है। इसके बाद अदर कमोडिटी प्राइस, जो यानी इस वस्तु की तो कीमत है ही, इसके साथ साथ जो अदर कमोडिटीज है वो भी क्या करती हैं, मांग को प्रभावित करती हैं। जैसे हमने आपको बताया था फॉर एग्जांपल, जैसे क्या है, स्थानापन्न गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल चाय है, कॉफ़ी है। ठीक है, चाय एक अलग गुड्स है, कॉफ़ी एक अलग गुड्स है, बोथ आर क्या है, यानी कि ये दोनों जो है पेय पदार्थ हैं। हम कह सकते हैं दोनों को हम लोग जो है पेय पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। बट मान लो यदि चाय का प्राइस जो है 5 रुपये हो, ठीक है, तो चाय की डिमांड कुछ अलग होगी। कॉफ़ी का प्राइस 10 रुपीज़ हो तो कॉफ़ी की डिमांड कुछ अलग होगी। ठीक है, मान लेते हैं चाय का प्राइस 5 रुपये है, डिमांड जो है चाय की 100 इकाई के बराबर है, ये 100 यूनिट है, और कॉफ़ी का प्राइस 10 रुपये है, इसकी डिमांड कितने हैं, 50 यूनिट के बराबर है। अब यदि मान लो चाय का प्राइस इंक्रीज होकर के 7 रुपये हो जाए या 8 रुपये हो जाए तो प्राइस तो बढ़ेगा इसका, लेकिन अब प्रभावित क्या होगा, इस वस्तु की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है चाय के जगह पर क्या करना पसंद करेगा, कॉफ़ी पीना पसंद करेगा। तो प्राइस बढ़ा है चाय का, ठीक है, तो इस वस्तु की कीमत ने
इस वस्तु के मांग को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। अब जितना भी डिमांड बढ़ जाए, 50 के जगह 60 यूनिट हो जाए, 70 यूनिट हो जाए, जो भी हो जाए ये होगा। तो देखिए यहाँ कैसा चेंज होता है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, यानी एक वस्तु की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो दूसरे वस्तु की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तु। तो पूरक वस्तु क्या है, जैसे हमने कहा मान लो ये आपका पेट्रोल है और ये मान लो आपका 4 व्हीलर है, कार है। तो यदि पेट्रोल का प्राइस में इंक्रीजमेंट होगा तो जो कार की डिमांड है उसमें क्या होगा, कमी होगा। अब कितना होगा अभी ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वी कैन से दैट, यानी कि व्हेन एवर, जब कभी एक दो वस्तुएं मिलकर, यानी 2 कमोडिटीज ऐड जो है वो 2 वस्तुएं मिल करके किसी एक कार्य को करती हूँ, यानी कोई एक कार फंक्शन कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या है, इंक यानी स्याही, और आपका क्या है, कलम, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी हम कह सकते हैं एक के बगैर दूसरे वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है या वो कोई कार्य नहीं कर सकती है। तो जब दोनों मिलेंगी तभी ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अदर कमोडिटी प्राइस, टेस्ट एवं प्रेफरेंस, ETC अदर जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कह रहा था यदि वस्तु की प्राइस में इंक्रीजमेंट होता है तो डिमांड में कमी होती है। इसका मतलब ये है कि यदि हम देखें डिमांड को तो कोई एक्स वस्तु की डिमांड है वो क्या होगी, यानी कि रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगी। तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, यानी यदि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड के अंतर्गत। अब यहाँ संतुलन जो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पर संतुलन की स्थितियां पूछी जाती है। हमने आपको बताया संतुलन कहाँ होता है, एक है डिमांड साइड, ठीक है, और दूसरा है सप्लाई साइड। डिमांड प्राइस से प्रभावित हो रही है, सप्लाई भी प्राइस से प्रभावित होती है। यदि सप्लाई क्या होती है, यदि प्राइस इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टरों के लाभ की संभावनाएं इंक्रीज होती है और वो प्रोडक्शन करना क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, देश में गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होती हैं। तो यहाँ पर सप्लाई साइड इस तरीके से होता है, डिमांड साइड इस तरीके से होता है। जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, सप्लाई कर्व जो है इस तरीके से ड्रॉ होगा, और जहां पर एक दूसरे को दोनों पावर्स काटेंगी वहीं पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ये संतुलन का बिंदु हो जाएगा। इतना व्यक्ति प्राइस पेमेंट करने के लिए तैयार रहेगा, इतना व्यक्ति क्वांटिटी की यानी कि जो मांग है उसको करने के लिए तैयार होगा। तो ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। तो ये है इक्विलिब्रियम, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, यानी ये वर्टिकल लाइन पर हम प्राइस को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कोई एक्स वस्तु की प्राइस है और आधार अक्ष पर हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन पर उस एक्स वस्तु की क्वांटिटी या डिमांड को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर दोनों को इंटरसेक्ट, दोनों जो है डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। तो ये है संतुलन। अब सवाल जो है एग्जाम में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे TGT हो, PGT हो, कभी कभी जो लोच है, जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया, तो उस लोच से भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं, कभी कभी संतुलन से भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो आपके पास जो प्रश्न जो आपके पास दिख रहा है, उस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिमांड फंक्शन है, ठीक है, जो मांग फलन है वो है P = 100 - 4x, और सप्लाई साइड दिया हुआ है, कितना है, सप्लाई साइड है P = 30 + x।
तो अब यहाँ संतुलन बताना है आपको, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। देखिए अब जो मैं सवाल बता रहा हूँ वो सारे जो है, जो कोई भी बुक हो, चाहे वो एस.के. लाल की हो, चाहे एस.एन. लाल वाली बुक हो, चाहे आहूजा हो, चाहे झिंगन हो, कोई भी हो, सवाल सेम टाइप्स के रहते हैं, डिजिट चेंज होती है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, डिजिट कभी भी कुछ भी हो सकती है। आप सवाल के कॉन्सेप्ट को समझिए। तो संतुलन कहाँ होगा? संतुलन वहाँ होगा जहाँ D=S होगा। तो P दिया हुआ है, ठीक है, ये डिमांड फंक्शन है। D के जगह हम रख सकते हैं क्या? 100 - 4x। सप्लाई क्या है? सप्लाई जो है हम रख सकते हैं S क्या, यानी कि 30 + x, ठीक है, ये हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम चाहिए, तो हम संतुलन की कंडीशन यानी अप्लाई कर रहे हैं। D=S, यानी उस पर हम P फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि संतुलन में जूतों की कीमत क्या होगी, यानी इस वाले पॉइंट पर प्राइस क्या होगी। एक डिमांड साइड दिया है, एक सप्लाई साइड दिया है। ये डिमांड साइड का फंक्शन है 100 - 4x, ये सप्लाई साइड का फंक्शन है 30 + x। अब यहाँ इक्विलिब्रियम चाहिए तो D=S, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 100 - 4x और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 + x, ठीक। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये जो यानी कि जिसमें x लगा हुआ है उसको एक तरफ कर लेते हैं, जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वाली उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए 100 उसको इधर ले आते हैं 30 वाले को, तो -30, और ये है -4x, इसको भी यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा x - x इक्वल टू ये हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस यानी 70, 100 में से -3 जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस का 4x है, माइनस का x है, और माइनस माइनस का जो है ये माइनस का ही चिन्ह रहेगा, लेकिन ये आपस में क्या है, समान है तो जुड़ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 5x, यानी वेरिएबल x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 70 = 5x, यानी इसको वहाँ ले गए उस तरफ दूसरे साइड, तो ये प्लस में वैल्यू हो गई। तो अब इसको x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे 70/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, यानी x बराबर कितना आ गया 14, यानी जो x की वैल्यू है वो हमको मिल गई कितनी, ये 14 वैल्यू मिल गई है। अब इसको हम किसी भी फंक्शन में रखेंगे, चाहे वो डिमांड साइड का फंक्शन हो, चाहे वो सप्लाई साइड का फंक्शन हो, हमको कौन सी कीमत मिलेगी, जो संतुलन वाली कीमत है वो। क्यों? तो रखते हैं, चलिए इस वाले फंक्शन में रख लेते हैं 100 - 4x, ठीक है, इस वाले में हम p बराबर रख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रख रहे हैं तो इक्वल टू 100 - 4 × 14, ठीक है। अब कितना आया 100 - 14 चौको 56, यानी कितना आ गया 100 में से 56 को रिड्यूस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 44। तो ये क्या है, ये संतुलन कीमत है। तो कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे और उन सवालों को आपको क्या करना है, इजीली वे में सॉल्व करना है। तो सॉल्व आप इसी तरीके से करेंगे, यानी कि जब संतुलन वाला सवाल पूछा जाएगा तो आपको मांग और सप्लाई को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, और जब आप इक्वल करेंगे तो आपका ये सवाल क्या होगा, सॉल्व होगा, और जो वैल्यू आएगी वो संतुलन में आएगी। कभी कभी संतुलन कीमत के साथ मांग की मात्रा भी, जैसे सवाल है, सवाल में मांग की मात्रा पूछ लेता है, संतुलन कीमत तो वो छोड़ दो, मांग पूछ लेता है कितनी क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल जनरेट होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने इस बुक से लिया है, जो आपको सॉल्व कराया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, जिससे आपके प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ। मांग फलन Q = 20 - 2p,
ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें डिमांड फंक्शन है मांग फलन Q इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है, ये बुक्स है, Q इक्वल यानी मांग फलन है यहाँ पर Q माइनस ये 20 माइनस 2P, ठीक है, एक ये है। इसके लिए P इक्वल टू 2, ठीक है, ये मांग फलन है, इसके लिए P इक्वल टू 2 पर मांग की लोच ज्ञात करना है, यानी कि जब कीमत 2 हो तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए, तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। सवाल इसी तरह का दिया रहेगा, आप समझ लीजिएगा, आपको याद करना है, यानी कि यहाँ पर ठीक कीजिए, ठीक है, ये होगा कीजिए। तो यहाँ पर अरे हटाओ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मांग की लोच, यानी कि ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है Q माइनस 20 माइनस 2P, ठीक है, यही है सवाल। हाँ, सवाल ये है Q इक्वल टू, ठीक है, Q इक्वल टू 20 माइनस 2P, और यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका P इक्वल टू 2, ठीक है, प्राइस 2 है, तो मांग की लोच फाइंड करना है। अब आप मांग की लोच को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कैसे आपको फाइंड लोच ज्ञात करना है। तो इसके पहले आप लोगों ने जब टीजीटी पीजीटी या बैचलर में रहे होंगे तो आपने अवकलन पढ़ा होगा, ठीक है, तो अवकलन का यहाँ पर प्रयोग करना है, और उस अवकलन का प्रयोग करके हम जो है मांग की लोच वाले फॉर्मूले में रख करके वैल्यू जो है क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक P पॉइंट पर जो है क्या है, P इक्वल टू 2, इस वाले पॉइंट पर लोच ज्ञात करना चाह रहा है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर लोच ज्ञात करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है हम बिंदु लोच की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम बिंदु लोच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम बिंदु लोच की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले स्लोप देखना होगा, स्लोप डेल्टा Q अपॉन क्या होगा, डेल्टा P। तो स्लोप जो है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ये क्या दिखाता है, चेंज इन प्राइस को, ठीक है। अब चेंज इन प्राइस को दिखा रहा है तो ये स्लोप दिखा रहा है कि हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, मान लो ये है, ये पॉइंट है, ये P इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये है यहाँ पर, ये हम कह रहे हैं इस वाले पॉइंट पर ये P है, ये P इक्वल टू 2, ये मान लो कोई E पॉइंट है, यहाँ पर प्राइस 2 है, ठीक है, तो वो पूछ रहा है लोच ज्ञात कीजिए। लोच क्या होगी, यानी कि इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा, किस तरीके का होगा, ठीक है। तो यहाँ इस वाले पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है, तो इस वाले पॉइंट पर ज्ञात करना है, तो मांग वक्र के नीचे का हिस्सा अपॉन मांग वक्र के ऊपर का हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि स्लोप बोलते हैं, यानी ढाल बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये जो है स्लोप जो है एक वस्तु के कीमत में कमी कर रहा है तो दूसरे की मांग में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो नेगेटिव है। तो यहाँ पर बिंदु लोच को जब हम बात करते हैं तो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी माइनस इसमें जो है चिन्ह लग जाता है, वही यानी जो इक्वेशन है वो। तो आपको इक्वेशन वही लिखना है, यानी कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P प्राप्त करने के लिए जो भी इक्वेशन दिया रहेगा हम उसका अवकलन कर देंगे। जब अवकलन करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ठीक। तो हम P के सापेक्ष रिलेटिव करेंगे, यानी ये P है, P के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यानी कि Q इक्वल टू 20 माइनस 2P क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, ये फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अवकलन कर देते हैं, अवकलन में ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि ये 2P दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। P की घात 0 है तो P की घात 0 होने के वजह से यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका -2 वैल्यू आ गई, ठीक। तो अब जब -2 वैल्यू हमको मिल गया तो हमें बिंदु लोच पता करना है, तो वो बिंदु लोच का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें आपको देखना होगा
कि जो हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, ठीक है, तो जो फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे उसको हम ये वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, जो लोच वाला हमने आपको बताया, कौन सा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है, इनटू पी अपॉन डेल्टा पी, ठीक है, माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो माइनस, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी हम इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल दिया है, तो ये इसको अब हम इस वाले फॉर्मूले से क्या कर ले रहे हैं, फाइंड कर ले रहे हैं, तो लगा दीजिए इस वाले फॉर्मूले से, वैल्यू आप रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हमको मिल गया क्या, ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की जगह वैल्यू रखेंगे -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, p इंटू ये आपका होगा q, तो p यहाँ फाइंड कर लेते हैं, p हमारा क्या है, p है हमारा कितना, ये है 2, और ये q हमारा कितना है, तो q हमारा कितना है, अभी q फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये जो q दिया है, q इक्वल टू 20 माइनस 2p, तो p इक्वल टू कितना रखना है, 2 रखना है, तो हमें क्या मिलेगा, q मिलेगा, तो q इक्वल टू 20 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, यानी q इक्वल टू 20 माइनस 4, q इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि ये 20 में से 4 जाएगा, 16 बचेगा, यानी q हमारे पास 16 आ गया, डेल्टा q अपॉन डेल्टा p हमारे पास कितना आ गया, -2 आ गया, यानी ये वाली वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास p कितना है, प्रीवियस ये p2 है, फिर हमने क्वांटिटी q कितना फाइंड कर लिया, q कर लिया 16, अब इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 अपॉन 16, यानी ये हो जाएगा 16। अब इससे फाइंड करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 16, यानी कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 1/, यानी 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/4, 1/4 का मतलब है यानी कि जो आपका वैल्यू है 0.25, ठीक है। तो 0.25 का मतलब है ये वैल्यू आ गई 0.25, इसका मतलब है मांग की लोच यानी ED इक्वल टू 1, यानी ये अगर वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब यदि वैल्यू क्या है, 1 से कम आई है 0.25, इट्स मीना इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर जो ये मांग की लोच है इस वाले क्वेश्चन में वो क्या होगी, मांग की लोच होगी इन इलास्टिक। क्यों होगी, क्योंकि कितना वैल्यू आया है, 1 से कम, 1 से कम आया है, इसका मतलब है मांग की लोच किस प्रकार की है, बेलोचदार, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको कभी कभी प्रश्न मिलेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है, फॉर्मूला यही यूज करना है, ठीक है, वही यूज करेंगे। और जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो आपको ये देखना है कि जब हम बिंदु लोच की बात करेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी की, तो बिंदु लोच की जब हम बात कर रहे थे तो इसलिए हमने क्या किया था, वहाँ पर यानी एक पॉइंट पर लोच देख रहे थे। तो आपको जब पॉइंट पर लोच देखना है तो ये वाली चीज़ को फाइंड करना होगा। तो अब ये वाली चीज़ कैसे फाइंड करेंगे, तो इस वाली चीज़ को फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन आपको मिलेगा उसी का आपको अवकलन करना है, यानी किसके, p के सापेक्ष, तो अवकलन कर देंगे। तो ये जिसे हम लोग जो है dq अपॉन dp लिखते हैं, नहीं डेल्टा q अपॉन डेल्टा p, ठीक है, तो अवकलन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करा देते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए और भी प्रैक्टिस करा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन है, बुक है, किताब है, उसी से हम जो है आपको सॉल्व करा रहे हैं, समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, लोच पूछेगा, किसी पॉइंट पर पॉइंट दिया रहेगा आपके सामने, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
क्वेश्चन है मांग फलन यानी Q इक्वल टू 150 यानी Q इक्वल टू 150 और यहाँ पर दे रहा है 150 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर हो तो P इक्वल टू 10 पर मांग की लोच क्या होगी। ये P स्क्वायर हो तो P इक्वल टू 10 पर मांग की लोच ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मांग की लोच क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब आपको क्या करना है, उसी तरीके से इस सवाल को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें और देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। हाँ, बस ये इतना ही पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो आप इसको कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, तो फटाफट सॉल्व कीजिए। Q इक्वल टू 150 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्वांटिटी चाहिए तो पहले क्वांटिटी फाइंड कर लीजिए। Q इक्वल टू 150 माइनस पी के जगह कितना रखेंगे, 10 पावर 2, कितना हो गया। Q इक्वल टू 150 माइनस 100 यानी इसका स्क्वायर करेंगे, 10 इंटू 10 बराबर 100, तो Q इक्वल टू कितना हो गया, 50, यानी हमारे पास Q आ गया, Q फाइंड हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा Q अपॉन यानी कि डेल्टा P उसमें रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास Q आ गया, P इक्वल टू 10 है, दो वैल्यू फाइंड है, हमें क्या चाहिए, लोच चाहिए। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, माइनस डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, यानी ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P फाइंड करना है। तो इस वाले इक्वेशन का अवकलन कीजिए, अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अवकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 150, तो ये जीरो वैल्यू हो जाएगी, माइनस ये 2p है तो यहाँ पर 2p माइनस 1 ये हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ये हो गया 0 माइनस ये हो जाएगा 2p माइनस 1, यानी कि यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 और इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा 2p इक्वल टू 0, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा, उधर तरफ ले जाएंगे यानी कि दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2p, यानी ये हो जाएगा प्लस का 2p, ठीक है। तो अब ये हो गया 2p, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये माइनस का यानी कि सॉरी ये इधर 0 है तो इधर ये माइनस ही रहेगा, तो ये इतनी ही वैल्यू है माइनस 2p, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये वैल्यू जब फाइंड हो गई है तो आपको इस वाले फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है। कौन से वाले फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में, यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। माइनस 2p आ गया, तो माइनस 2p के जगह पर हम लोग P के जगह पर क्या रखेंगे, P हमने बताया P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो रखिए देखिए माइनस डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, वैल्यू रखने जा रहे हैं अब हम, वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P का वैल्यू कितना आया, -2, ठीक है। तो यहाँ -2 P के जगह पर हम कितना रखेंगे, तो यहाँ P के जगह पर हम रख सकते हैं 10, तो ये हमने रख दिया 10, ठीक है, इंटू हो जाएगा। अब क्या करना है, यानी ये और ये वैल्यू फाइंड हो गई है, अब ये रख चुके हैं, P और Q का वैल्यू रखना है, तो P इक्वल टू कितना है, P है 10 और हमारा Q कितना है, Q है हमारा 50, तो अभी यहाँ पर रखते हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस था तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आगे भी माइनस चिन्ह लगा हुआ था, तो ये है यानी कि 2 इंटू और ये है माइनस चिन्ह, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का वैल्यू 20 इंटू 10 अपॉन 50, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस की थी तो इसको हम थोड़ी देर के लिए चिन्ह हटा देते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 200 अपॉन 50, ठीक है, 200 अपॉन 50, यानी 20 इंटू 10 यानी कि 200 अपॉन 50 इतना हो गया, यानी कि यहाँ वैल्यू आएगी कितना, 4, ठीक है, कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आ गई है हमारी 4, यानी कि वैल्यू जो 4 आई है, इसका मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर ED इज ग्रेटर देन 1, ED इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है
कि वैल्यू जो है 1 से क्या है, अधिक है। और जब वैल्यू 1 से अधिक है तो इसका मतलब होता है कि मांग की लोच क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाईली इलास्टिसिटी होगा, ठीक है, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा, यानी अधिक लोचदार मांग हो जाएगी। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन ये हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आपको दिया रहेगा, आपको फार्मूला यूज करना है, फार्मूले में आपको ये वैल्यू पुट करना है। तो आप पहले P फाइंड कर लीजिएगा, Q फाइंड कर लीजिएगा, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है, ठीक है। एक आध सवाल और देखते हैं जो यहाँ दिया होगा। हाँ, अब कभी कभी जो सवाल यहाँ दिए रहते हैं वो काफ़ी मज़ेदार सवाल होते हैं। यहाँ पर भी हम आपको एक सवाल बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग देने वाले हैं, जिसमें से थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, सोचना होगा। और जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्या है, दूसरे टाइप्स का हो गया। एक और टाइप देखिए, समझिए उस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि मांग का समीकरण, ठीक है, यदि जो है जो मांग है, मांग का जो समीकरण है वो क्या है, समीकरण है P = 4 - 5x पावर 2, P = 4 - 5x पावर 2, ठीक है। तो x के किस मान के लिए, अब यहाँ दे रहा है x, तो x के किस मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस मान के लिए मांग की लोच इकाई के बराबर है, ठीक है, के लिए मांग की लोच इकाई के बराबर है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। किस वैल्यू के लिए जो डिमांड है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या है, इकाई के बराबर है, यानी E = 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला वही लगाना है, मांग की लोच वाला। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला वही लगाएंगे, मांग की लोच वाला, तो यहाँ पर आपको x के, ये जो x दिया है, x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो dx अपॉन आपको क्या है, यानी कि dp अपॉन dx पहले फाइंड करना होगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, ये यानी कि ये डेल्टा आपका q अपॉन डेल्टा x को जो है फाइंड करेंगे। यानी कि हाँ, ये जो वैल्यू है x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं, तो ये x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर अवकलन जो है, सॉरी, ये dp अपॉन जो है यानी कि dx, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा q अपॉन डेल्टा x को क्या करेंगे, हम अवकलन कर रहे हैं इसके सापेक्ष, ठीक है। तो ये p दिया हुआ है, इसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। अगर q दिया होता यहाँ पर तो डेल्टा q होता। तो अब यहाँ अवकलन जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि ये है P = 4 - 5x पावर 2। तो यहाँ P = क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये अवकलन करने जा रहे हैं तो ये पावर कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 4, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस इसका ये जो पावर है वो इसमें मल्टीपल होगा और यहाँ पावर एक रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 × 2 और पावर x माइनस ax 2 - 1 ये पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 0 माइनस यहाँ पर 10x, यानी ये बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, -10x, यानी ये बच गया किसका, यानी कि ये हो गया, यानी कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा x, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गई, फाइंड हो गई। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा x अपॉन डेल्टा p चाहिए, क्योंकि हमने अभी ये x के क्या किया, सापेक्ष अवकलन किया। तो हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि इसके मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो ये x क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, क्योंकि हम x किसके सापेक्ष देख रहे हैं,
कीमत के सापेक्ष मांग की मात्रा में परिवर्तन देख रहे हैं, तो मांग ऊपर रहता है, प्राइस नीचे रहता है, तो हमें इस वाले को क्या करना होगा, पलटना होगा। तो हम पलट देते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पी करेंगे तो ये जब पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस यानी 10x। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसका हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। कौन सा वाला, जो हमने क्या किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा, यानी ED इक्वल टू माइनस डेल्टा कौन सा, यहाँ डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। तो देखिए डेल्टा Q के जगह हम x को कंसिडर करेंगे, डेल्टा P के जगह पर हम डेल्टा P ही कंसिडर कर रहे हैं, और P और ये Q तो आपको पता है, यानी कि क्या, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि x के किस मान के लिए इलास्टिसिटी इकाई के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, यानी कि माइनस, अब ये डेल्टा Q और ये डेल्टा P का वैल्यू हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, -1 माइनस यानी कि -10x, ठीक है। ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई है, जो हमें इस वाले में क्या करना है, फाइंड करना है। तो ठीक है, तो इस वाले को हमने यहाँ रख दिया, P है, P आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो यहाँ P इंटू Q आपका कितना है, तो Q आपको यानी पता नहीं है अभी, यहाँ पर Q करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने जब रख दिया है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास P बराबर एक यानी क्या है, ये ऊपर जो समीकरण दिया हुआ है ये वाला, और यहाँ पर जो Q दिया हुआ है, तो Q के जगह पर हम क्या रखेंगे, जो x की मात्रा है वो रखेंगे, x के किस मान के लिए चाहिए, तो हमें जो मांग की मात्रा हो रही है उसके लिए चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस वाले सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इक्वल टू ये माइनस माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10x इंटू P बराबर क्या रखेंगे, P बराबर रखेंगे 4 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन Q बराबर क्या रखेंगे, Q बराबर x रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये समझ में आ रहा है इतना, यानी ये जो P था, P के जगह हमने ये वाली वैल्यू रखी, और ये जो Q है ये हमें फाइंड करना है कि किस वैल्यू x मतलब क्वांटिटी, किस मांग के लिए लोच जो है इकाई के बराबर होगी। तो वो हमें वैल्यू चाहिए, x का क्वांटिटी चाहिए कि उतना यदि क्वांटिटी होगा तो लोच इलास्टिसिटी के बराबर होगी। तो चलिए यहाँ पर हमने फाइंड किया, इसको जो है अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 10x इंटू एक्स, इसको हम कह सकते हैं 10x स्क्वायर, ठीक है, 10x स्क्वायर हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका 10x स्क्वायर है, ये आपका कितना है, यानी ये ऊपर आपका 5x स्क्वायर है, और आपका इधर कितना है 10x स्क्वायर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो जब हम काटेंगे तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये दिया है 4 माइनस 5 10x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 10x स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू आ गई है, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ी देर के लिए ये ध्यान में रखना है कि ये जो वैल्यू हमें मिली है, ठीक है, ये जो वैल्यू हमें मिली है, अब हमें ये देखना है कि मांग की लोच इकाई के बराबर हो, ठीक है। तो हमें क्वांटिटी फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, इकाई के बराबर चाहिए, यानी लोच इकाई के बराबर होनी चाहिए। तो कैसे होगा, तो यहाँ इक्वल टू हमने 1 लगा दिया। अब जब 1 लगा दिया तो आगे कंसीडर करेंगे